गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन से जारी तनातनी के बीच आज दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की इस स्तर की बातचीत इस बार भारतीय क्षेत्र के चुशूल में हो रही है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 22 जून और 6 जून को LAC के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से LAC पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था। चीन की चाल को भांपकर भारत ने लद्दाख में बड़ी तैयारियों का फैसला किया है। लद्दाख में भारतीय सेना ने बड़ी तैयारी का सिलसिला शुरू किया है। अपनी तैयारियों के मद्देनजर भारत ने वायुसेना के इस्तेमाल का फैसला किया है, ताकि किसी भी मुश्किल हालात में वायुसेना से फौरन मदद ली जा सके। मई के दूसरे हफ्ते से भारतीय वायुसेना के लगभग सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल शुरू किया गया। इसके अलावा LAC पर सैनिकों की तैनाती के साथ साथ MI-17 और अमेरिका से लिए गए हेलीकॉप्टर चिनूक को भी तैनात किया गया। इतना ही नहीं, थल सेना के तमाम साजो सामान के साथ साथ टैंक, तोपखाना और गोला बारूद भी लेह, थायोस और सेना के दूसरे बेस तक पहुंचाया गया। LAC पर चीन की सेना की तमाम हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना और थल सेना ने सर्विलेंस में भी तेजी कर दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल इस खबर पर जुड़ रहे हैं। संदीप, ये जो तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो एक वार्ता चल रही है उसमें इस बार बैठक में क्या कुछ तय हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है 6 जून की बैठक और 22 जून की बैठक, कुछ मतभेद होते हैं, कुछ सहमतियां बनती हैं, लेकिन आज की बैठक उन बैठकों से अलग किन मायनों में है? देखिए, सबसे अलग इस मायने में है क्योंकि इस बार जो है बैठक भारत की तरफ से कॉल की गई है, जो कि भारतीय इलाके में चुशूल जो BPM पॉइंट है वहाँ पे ये बैठक चल रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि ये बैठक लंबी चल सकती है, क्योंकि भारत सीधे तौर पर पिछले 8 दिन में यानी कि 22 तारीख से लेकर अब तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि 22 तारीख की बैठक में जो सहमति बनी थी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दोनों देशों की सेनाएं जो है वो अपना जो वहाँ पे जो प्रेजेंस है उसको कम करेंगी और जो तनाव है उसको कम किया जाएगा। लेकिन जो खबरें यही आ रही हैं कि चीन की तरफ से जो सहमति की गई थी उस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा जो है देखा नहीं गया है ग्राउंड पे उसका रिजल्ट। और यही वजह है कि अब भारत जो है कोशिश में है कि उन सब बातों को याद दिलाएगा और जो बातें कही गई थी, जो सहमति बनाई गई थी उस दौरान 22 तारीख की बैठक के दौरान, उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की बात जो है भारत की तरफ से कही जाएगी। हालांकि चीन अपने अलग अलग रवैये पे अब भी अड़ा हुआ है। अगर पेंगोंग त्सो लेक की बात करें तो वो सीधे तौर पर स्टेटस को नहीं मेंटेन करना चाहता है, वो एक नया ही स्टेटस बनाने की जो है फिराक में है। तो ऐसे में गलवान जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं पेंगोंग त्सो वाला जो मसला कहीं ना कहीं दबता नज़र आ रहा था। और अब जो है भारतीय सेना की तरफ से गलवान के बाद जो है पेंगोंग त्सो लेक में जो चीन की स्थिति अभी फिलहाल स्ट्रांग स्थिति बनी हुई है फिंगर 4 के पास, उसको जो है कहीं ना कहीं ईज आउट यानी कम करने की जो है बात जो है जब भी कही गई थी और उसी को और इम्प्लीमेंट कराने के लिए भारत की तरफ से कोर कमांडर की स्तर की बातचीत में पक्ष रखा जाएगा। और साथ ही ये भी देखा जाएगा बैठक संदीप, मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि हमने 2 बैठकों को देखा है, आज ये तीसरी बैठक। इस दौरान जिस तरह से तनाव बरकरार है उसमें हो रही है, वो तब हो रही है कि कल शाम को ही 59 के करीब जो ऐप्स हैं चीनी, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय से भी स्टेटमेंट आया है कि वो स्थिति को बहुत चिंतित नजरों से देख रहे हैं। इन पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन चीन विवाद पर न्यूज़ 18 ने लद्दाख स्क्वाड्स के कुछ सैनिकों से बात की है, जिनका ये कहना है कि इस बार चीन को सबक सिखाने की जरूरत है। और ये रिपोर्ट देखिए उसी से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी अरुण की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच चुशूल जो भारतीय इलाका है वहां पर बातचीत चल रही है। लेकिन इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका सामना मैं ऐसे वीर सैनिकों से कराने जा रहा हूं जो इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। लद्दाख स्काउट के ये रिटायर्ड जवान हैं जिन्होंने 1999 में करगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ये इस पूरे इलाके के से बखूबी वाकिफ हैं, यहीं पर काम करते हैं, पहाड़ों के बीच, बर्फ के बीच, पहाड़ियों के बीच इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनको अनुभव है। और ये रिटायर्ड सैनिक हैं, लेकिन फिर भी देखिए पूरी तैयारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के सामने हैं और ये कह रहे हैं कि चीन को सबक सिखाने के लिए हम वापस सीमा पर जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि चीन को कैसे पीछे धकेलना है। मैं ऑनरी कैप्टन सोनम मुरुप एक्स सर्विसमैन प्रेसिडेंट हूँ। हम परिचय ये चीन को ये भरोसा नहीं करना चाहिए उसका
हिंदुस्तानी फौज हो चाहे गवर्नमेंट चाइनीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पर जो लद्दाख स्काउट का जो एक सर्विसमैन है उनको खदेड़ने के लिए तैयार है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो उनको किसी भी तरीके से अपना जो जगह है, अपना जो बॉर्डर से उनको जो हमारे इस तरफ आया हुआ है उनको आगे धकेलना चाहिए, उसको पुश करना चाहिए। और हम दिन रात इंडियन आर्मी के साथ तैयार हूँ, जाने के लिए तैयार हैं। आप जरा बताइए 1999 की जो लड़ाई हुई थी, करगिल युद्ध, पाकिस्तान को कैसे धूल चटाया था आपने, और चीन पर किस तरह से आपकी नजर है, कितनी तैयारी आपकी है? आपने सुना हुआ है कि क्योंकि हमारा यहाँ पे एक कर्नल वांगचुक नाम का जो हिंदुस्तान को उस वक्त, भारत को उस वक्त नहीं मिल रहा था कि एक सबूत जो नहीं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान ने भी सिर्फ एक उल्टा बिल्कुल गलत बोला कि हमारा यहाँ पे कोई सैनिक तैनात नहीं है। बाद में सोनम वांगचुक साहब ने वहाँ पे जाके उनका लाश, उनके कैप्टन का लाश और 3-4 लाश लेके सौंप दिया था। तब पता चला है कि वहाँ पे एकदम धूल चढ़ाया था उनको। और अब चीन को कैसे चढ़ाएंगे धूल? चीन को हमने आपको बताया है कि चीन हमारे से डरते हैं, क्योंकि हम इस लोकल एरिया में बैठने वाला है। हम इस जगह पे ऐसे एक्लेमेटाइज है, पहाड़ पर तो हम हिरन की तरह दौड़ते हैं। और हमारा स्टेमिना इस वक्त जो ना हमेशा रहते हैं, इस एरिया में बैठे हैं और हमेशा तैयार हैं आप? तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार है, किसी भी समय आप बुलाएं हम, और हम जाने के लिए तैयार है। तो ये देखिए, कितनी उम्र आपकी है जरा बताइए? मेरा इस वक्त उम्र 68 ईयर है। 68 ईयर, 68 साल की उम्र है, रिटायरमेंट हो गई है, लेकिन चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। आप जरा अपना परिचय दीजिए और बताइए कि किस तरह से तैयार आप लोग हैं सीमा पर जाने के लिए। सर, मेरा नाम रफाल मैन तुंडुप है। मैं पंगुंग इलाका में रहने वाला हूँ। हम बिल्कुल चीन को अगर हमारा ज़रूरत पड़े, हमारा देश को ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल तैयार है। तो चीन को ऐसे सबक सिखाऊंगा जैसे 99 की लड़ाई में जो हमारा लद्दाख स्क्वाड और इंडियन आर्मी ने जो सबक सीखा, तो उनको इससे बेहतर हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि क्या कहेंगे आप, जरा चीन को 2 लाइन में बता दीजिए, अगर चीन के लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उनसे क्या कहेंगे लद्दाख स्काउट के जवान? चीन हमेशा ये मार्शल आर्ट का फौज का धमकी देता है इंडिया को। हम किसी से कम नहीं समझना। चीन को हम दिखा दूंगा हम क्या चीज़ है, इंडियन आर्मी क्या चीज़ है और लद्दाख स्क्वाड क्या चीज़ है। अगर देश को हमें ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल तैयार है। अगर जितना हो सके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये डिप्लोमेटिक साइड से, जो बातचीत से या UN मिशन से जो हो सके, हम हमारा देश लद्दाख वाला या हमारा देश इंडियन देशवासी वाला, हमें शांति चाहता हूँ। शांति चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो युद्ध करना भी जानते हैं, धूल चटाना भी जानते हैं। जी बताइए सर, क्या आप लोगों की तैयारी है? और मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग ये पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, सारे मेडल लगा के, इसका क्या मतलब हुआ? एक मैं जो सर मेरा ऑनरेड कैप्टन है, मैं सिंह नमग्याल। मैं ये कहना चाहता हूँ चीन को, अभी जो 62 का आदमी नहीं है वो, अभी चेंज हुआ ये पूरा। मैं बोलता हूँ लड़ाई होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इनको जिंदगी भर ये भुगतना पड़े कि ताकि ये देश हिंदुस्तान के ऊपर कभी भी आंख उठा ना सके। इस बार आप कह रहे हैं कि 2-2 हाथ हो जाए और चीन को ऐसा सबक सिखा दिया जाए कि दोबारा हिमाकत वो न करे। 1962 वाला ये हिंदुस्तान नहीं है। जी बताइए, आप ये कह रहे हैं 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। आपने जो इस पूरे इलाके में देखा, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी जो है वो कैसी है? सर, मैं हॉनरेरी सुबेदार मेजर कुंगा लोटोस, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 1962 में भी हमारा फौज जो है बहुत काम था, हथियार काम था, फिर भी हमारा फौज जो है काफ़ी पीछे नहीं हटा, उन चीन को सबक सिखाया। वैसे फिलहाल में गलवान नाले में हमारा बहादुर अफसर और बहादुर जवान जैसियों ने उनके रीढ़ की हड्डी तोड़ रखा है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि एक सर्विसमैन, हमारा भी लद्दाख के जितना भी एक सर्विसमैन है, उनको भी नाम सुनते ही, चीन का नाम सुनते ही खून उबल रहा है हमारा। हर हमेशा रात दिन जब भी हो जाने के लिए हम तैयार है। और देखिए, खून उबल रहा है। उम्र क्या है आपकी? सर, मेरा उम्र है 62। 62 साल की उम्र है, खून उबल रहा है, चीन को धूल चटाने, चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और मेरे साथ एक और रिटायर्ड जवान है। आप बताइए, चीन को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, चीन को यह संदेश देना चाहता हूँ, वैसे हमने BR रेजिमेंट ने, जो बाकी इंडियन आर्मी के फौज ने, तमाम लोगों ने उनको सबक सिखा दिया है। अभी हम ये संदेश देना चाहता है, चाइना अगर उनको अगर बातचीत से अगर समझ में आता तो उनके लिए अच्छा है, अगर समझ में नहीं आता है तो, अगर युद्ध होता है तो हम खुद एक एक्समैन हूँ, लगभग हम
रिटायर होकर 1 साल हुआ है, हमें हथियार चलाना नहीं बोला है। और कसम खाया हुआ जो हमने जब पासिंग आउट होने के बाद एक सोल्जर बना था, जो कसम उठाया था, वो भी हमने देश के लिए नहीं बोला है। हम देश के लिए अपनी जान को बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। ये हम चाइना को ऐसा सबक सिखाएगा आइंदा, जो चाइना सर उठा के दुनिया के सामने सर उठा के भी देखा नहीं, वो नहीं रहेगा, काबिल भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए, जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं लद्दाख स्काउट के, वो कह रहे हैं कि चीन को इस बार गलती करना भारी पड़ेगी। अगर चीन हिमाकत करता है तो ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा कि 1962 के बाद जो हवा में उड़ रहा था, 1967 में भी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने उनको सबक सिखाया था, और आगे भी इसी तरह सबक सिखाया जाएगा उनको। इस बीच खबर यह है कि केंद्र सरकार चीन के 59 ऐप के अलावा कई और ऐप पर भी पाबंदी लगा सकती है। सरकार ने इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि पाबंदी वाले ऐप का डेटा रोके। वहीं टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप को बैन करने के सरकार के फैसले के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि सरकार इन 59 ऐप के अलावा चीन के कुछ और ऐप पर भी पाबंदी लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाया गया कि कुछ और ऐप भी देश हित के खिलाफ हैं, तो दूसरे ऐप के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो चीन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया है और इनके तहत चीन के 59 ऐप पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। टेलीग्राफ एक्ट के तहत सरकार इंटरनेट सेवा देने वालों को ऐप का डेटा रोकने को कह सकती है। अगले 24 घंटे में डेटा रोक दिया जाएगा। डेटा रोकने पर अब पुराने वीडियो ही देख पाएंगे। सभी प्रतिबंधित 59 ऐप अब अपडेट नहीं होंगे। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से ऐप हटा दिए गए हैं, लेकिन सभी प्रतिबंधित ऐप सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इन ऐप के उन दावों का खंडन किया था जिसमें कहा था कि सर्वर सिंगापुर में है और इनका डेटा चीन नहीं जाता, लेकिन एप्पल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन ऐप का डेटा सुरक्षित नहीं है। और इधर सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के फैसले को बड़ा कदम बताया है। जावड़ेकर ने ट्वीट किया है, पूरे देश ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंधित होने को लेकर मोदी सरकार की सराहना की है। इससे भारतीय स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बहुत जल्द बेहतर संस्करण के साथ आएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सही कदम है। भारत में टिकटॉक में बैन लगने के बाद भारत में टिकटॉक के हेड निखिल गांधी ने एक लिखित बयान जारी किया है। टिकटॉक के बयान में कहा गया है कि टिकटॉक डेटा की सुरक्षा के लिए देश के सभी कानूनों का कड़ाई से पालन करता है। इस बयान में कहा गया कि टिकटॉक पाबंदी के आदेश का पालन करने की प्रक्रिया का पालन कर रहा है। टिकटॉक ने यह भी कहा कि उसने टिकटॉक के किसी डेटा को चीन सरकार समेत किसी भी देश की सरकार को नहीं दिया है। टिकटॉक के हेड निखिल गांधी ने कहा है कि हम डेटा की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और चीनी ऐप को लेकर जिस तरह का बैन हुआ है उस पर देश के नौजवानों ने उसका स्वागत किया है और केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। कि ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। बिकॉज अगर हम चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो हमें चाइनीज़ ऐप को प्रमोट ना करके अपनी इंडिया को, अपने देश को प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। ये बहुत पहले लेना चाहिए था, जब चाइना इतने अटैक्स कर चुका है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला इंसान है हमारी गवर्नमेंट में जिसने ये डिसीजन लिया। अमित शाह और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है ये बैन करके। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ऐप बनाना चाहिए जल्द से जल्द। आई थिंक अगर अब वो बनाएंगे तो ही वो यूज़र्स उसको बैन कर पाएंगे, नहीं तो वो टिकटॉक ऐप के ऊपर इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है तो कोई भी आई थिंक इस टाइम पे सब उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। खुश भी हूँ, थोड़ा सा हाँ है कि शायद बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि बंद हो गया, क्योंकि इससे हमें बहुत, जो हमारी कंट्री है, जो हमारे बच्चे हैं जो यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई छोड़ के वो सब टिकटॉक में ही लगे हुए हैं। मैं यूज़ करती थी लेकिन इतना नहीं कि मैं कंटिन्यूसली, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं संडे के दिन पूरा दिन लगे हुए हैं टिकटॉक बनाने में। तो चलो होना तो चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है होना तो चाहिए, ज़रूरी है, ताकि मतलब उनको भी थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर से लिहाज से देखा ज़रूरी है। सर डिसीजन बोलो तो जो अच्छा लगेगा वही करेगा ना,
जो हम लोग का नहीं है, हम लोग को करना चाहिए जो हम लोग का ऐप्स निकाल के उसका बाद बंद कर दे तो कोई कर नहीं, क्योंकि हम लोगों को जो वीडियो डालता हूँ वो भी वायरल होकर रखा है, कुछ लोग फॉलो भी करके रखा है, कमेंट शेयर हो रहा है, इसलिए और कुछ नहीं। तो चाहते हैं कि मतलब थोड़ा टाइम मिलता है कि डेटा वेटा हम सेव कर लेते हैं? नहीं, डेटा वेटा सेव का बात नहीं है, हम लोग को ऐप्स देते फिर बंद करते हैं। और भारत में चीन के 59 ऐप पर बैन किए जाने पर चीन का पहला बयान सामने आया। चीन ने ऐप बैन किए जाने पर गहरी चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ऐप बैन पर चिंतित हैं और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीन की सरकार चीनी कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कहती है। 开展对外合作，印度政府有责任根据市场原则维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。中印两国在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上并不符合。 और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां काम कर रही चीन की कंपनियों ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चीन की कंपनियां काम के बीच में नमाज पढ़ने से रोक रही है। पाकिस्तान के कई धर्म गुरुओं ने नमाज पढ़ने से रोकने पर चीन की कंपनियों का विरोध किया है। चीन में पाकिस्तानी कंपनियों की इस कार्रवाई का विरोध शुरू हुआ है। धर्म गुरुओं का कहना है कि पाकिस्तान में काम कर रही चीन की कंपनियों को वहां के कायदे कानून मानने चाहिए और लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन चीन की कंपनियों में काम करने वाले लोगों को डर है कि अगर वो नमाज पढ़ने जाएंगे तो उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चीनी कंपनियां किस तरह से पाकिस्तान में अब दबाव बनाती हुई वहां उनके यहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय पर नजर आ रही है। जहां एक तरफ भारत एक ऐसा देश जिसने 59 से ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा, 59 ऐप पर जो चीन से ताल्लुक़ रखते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया। आरोप है कि डेटा चोरी की संभावना, इस तरह की खबरें आई थी। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में चीनी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोक रही है और उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और इस बीच अब वो खबर जिस पर निगाहें सबकी है। दरअसल चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होना है। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का देश के नाम छठा संबोधन होगा। इससे पहले किए गए अपने संबोधनों में पीएम मोदी ने कई बार देश के लोगों से कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने हर बार देशवासियों से कहा था कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाइए। कोरोना काल में पीएम मोदी ने देश को कई बार संबोधित किया। पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश भर में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 21 दिन का था। 3 अप्रैल को पीएम ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाने की अपील की थी। 14 अप्रैल को किए गए संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था और 12 मई को उन्होंने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से आज शाम को 4 बजे होने वाले पीएम मोदी का संबोधन सुनने की अपील की है। गृह मंत्री ने ट्वीट में कहा है कि मैं सभी से अपील करता हूं कि आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को जरूर सुने। तो अगर गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो इसके मायने देखिए साफ साफ है कि बहुत ज़रूरी बात आज प्रधानमंत्री कहने वाले हैं। इधर आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एक होटल के डिप्टी मैनेजर का अपनी दिव्यांग महिला कर्मचारी को पीटने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आया कैसे गुस्से में होटल के डिप्टी मैनेजर ने दफ्तर में अपनी सीट पर बैठी महिला को बालों से खींचकर फर्श पर गिरा दिया और फिर उसको लोहे के डंडे से पीटने लगा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी महिला को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन डिप्टी मैनेजर का गुस्सा शांत होता नहीं दिखा और वो लगातार महिला कर्मचारी को पीटता रहा। बताया जा रहा है कि महिला की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने डिप्टी मैनेजर को मास्क ना पहनने पर टोक दिया था,
जिसके बाद उसने गुस्से में महिला को पीट दिया। होटल की दिव्यांग महिला कर्मचारी की शिकायत के बाद डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि होटल की महिला कर्मचारी ने अपने ही होटल के डिप्टी मैनेजर को मास्क पहनने को कह दिया था, जिसके बाद वो भड़क गया और उसने कर्मचारी की पिटाई कर दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। मोहम्मद इसहाक, ये बहुत ही अजीबोगरीब मामला है कि किसी दिव्यांग महिला को इस तरह से पीटा जाए। गुस्सा वाकई में मास्क को कह दिया था, यही था या कुछ और वजह है? नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ मास्क। जो डिप्टी मैनेजर थे वो दफ्तर में सहयोगी से बात कर रहे थे, तो जो दिव्यांग महिला जो बोले कि मास्क लगाए तो अच्छा रहता सर बोल के, बस उस पर वो गुस्सा आ गया हुआ। और वो जो है ना, जो बोले तो वो है ना आउटसोर्सिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, इसलिए डिप्टी मैनेजर को ज़्यादा गुस्सा आएगा। पीटने के बाद जो है ना 2 दिन के बाद जो ये मामला बाहर आया, उसके बाद जो है ना पूरे महिला संघ और दूसरे लोग भी इसको पूरे एहतजाज करे। उसे प्रोटेस्ट करने के बाद पूरे पुलिस ने एक मामले दर्ज किया, केस। और सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह पीटा गया और किस तरह बाजू के जो सहयोगी एम्प्लॉइज है उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, मगर वो जो डिप्टी मैनेजर थे वो उसे रोक नहीं पाए और पीटे ही गए, जब बालों पकड़ के की। ये जो मामले के बाद जो है ना टूरिज्म मिनिस्टर जो है ना मुत्तमसिफ सिंह श्रीनिवासराव, उन्होंने सीरियसली मैटर लेके पुलिस को दिया, बोला कि अरेस्ट करो। मोहम्मद इसहाक, ये पूरी तरह से अमानवीय है कि किसी महिला, ऊपर से वो दिव्यांग है, और इस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। इधर एक्टर आमिर खान के घर में काम करने वाले कुछ कर्मचारी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। आमिर खान ने बयान जारी कर ये जानकारी दी है। हालांकि आमिर खान और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी आमिर खान की मां का कोरोना टेस्ट होना बाकी है। और भारत के कोरोना आंकड़ों पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.25 लाख के पार हो गया है। देश में अब तक 5,66,840 ये आंकड़ा पहुंचा है। वहीं इनमें 3,34,822 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 16,893 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,15,125 एक्टिव केस हैं। और देश में ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा खराब हालात हैं महाराष्ट्र के, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,70,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 86,000 के पार हो चुके हैं। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली, जहां पर कोरोना के मामले 85,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर आता है, जहां मरीजों का आंकड़ा 31,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 23,000 होने वाला है ये आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो चुका है। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 1,01,17,000 से ज़्यादा हो चुका है, जिनमें 51,23,827 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 5,01,281 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दुनिया में फिलहाल कोरोना के 44,92,592 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ख़राब हैं। उन देशों में पहले पायदान पर है अमेरिका, जहां पर कोरोना के मरीज़ 25,88,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीज़ों की संख्या 13,68,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,40,000 के पार हो गई है। भारत चौथे नंबर पर बरकरार है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 5,60,000 से ज़्यादा हो गया है।
वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,13,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों पर चर्चा की गई है और ये भी बात हुई है कि देश में कोरोना की वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, लगातार दुनिया भर के जो देश हैं वो लगे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री भी चिंतित है कि हमारे देश में उसका जो प्रोग्रेस है वो कहां तक पहुंचा है और इसी को लेकर तमाम जानकारियां शेयर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस समय कोरोना आया था उसके बाद से प्रधानमंत्री और जो भारत सरकार ने ये एक्टिवेट किया था और जितनी भी इस मामले में केंद्र सरकार की एजेंसियां उनके साथ साथ जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको कहा गया था कि आप मिल करके इस मामले में काम करिए और प्रधानमंत्री खुद समय समय पर उसकी समीक्षा बैठक भी करते हैं। आज भी एक बड़ी समीक्षा बैठक की गई जिसमें नीति आयोग के अधिकारी चेयरमैन भी मौजूद थे। इसके अलावा ICMR के लोग भी मौजूद थे और ये पूरा पता करने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री के जरिए कि अभी तक हम दवा की खोज के मामले में कहां तक पहुंचे हैं, किस तरीके की नई जानकारियां सामने आई हैं और अगर इस मामले में किसी तरह की मदद की जरूरत हो या किसी तरह से इंडस्ट्री और सरकार आपस में मिल करके आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीजों की समीक्षा की गई और भारत की भूमिका बड़ी रहे इस मामले में और जल्द से जल्द जो भारतीय एजेंसियां इस मामले में काम कर रही हैं तमाम सरकारी विभागों के साथ मिल करके अगर कोई नतीजा निकल के सामने आता है तो देश और दुनिया के काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में बाकी जिन चीजों पर लगातार बात चल रही है, लगातार जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी इस बैठक में दी गई। तो निश्चित तौर पर इससे साफ दिखाई देता है कि भारत सरकार इस दवा की खोज को लेकर के काफी गंभीर है और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने PM केयर फंड की बात की थी तो उसमें से भी कहा गया था कि दवा की खोज के लिए अलग से फंड दिया जाएगा।